हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ का एक टॉपिक है। क्लास ट्वेल्थ में दो बुक्स हैं, एक तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती हैं उसका जो पूरा इंट्रोडक्शन है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक जो है उसका इवोल्यूशन, ठीक है, उद्भव कैसे हुआ है, साथ ही साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी स्टडी हम करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका क्या स्कोप है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम किन किन चीज़ों को क्या क्या हम स्टडी उसमें करेंगे, तो इन सारे टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन का। देखिए, आप सभी लोग जैसे क्लास 11th में जैसे आपने बुक पढ़ी होगी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो होती हैं उसकी दो ब्रांच हैं, एक तो होती है माइक्रो और दूसरी होती है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें किसकी स्टडी करते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक जो यूनिट है उसमें इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि कोई एक कंज्यूमर हो गया या कोई एक फर्म हो गई, एक इंडस्ट्री हो गई है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी पर्टिकुलर फर्म के बारे में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसमें हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो हम स्टडी करते हैं वो कैसे करते हैं, एज ए होल। ठीक है, एज ए होल का मतलब क्या हो गया, पूरी इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी करते हैं कि जैसे पूरी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल कंजप्शन कितना है, टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी है, टोटल एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया जैसे। तो ये सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो किससे रिलेट हैं, पूरी इकोनॉमी से। तो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लास 11 में जैसे अपने माइक्रो के बारे में पढ़ा होगा, माइक्रो में हम किसी भी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उनको भी आगे हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो देखिए, मैक्रो जो वर्ड है वो एक तरह से कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड है मैक्रो, इससे आया है। और इसका मतलब क्या होता है, लार्ज। लार्ज का मतलब एक तरह से बड़ा। मतलब कोई भी इकोनॉमिक यूनिट है वो एक तरह से क्या है, बहुत बड़े लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत बड़े लेवल का मतलब क्या हो गया, पूरी इकोनॉमी के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो एक तरह से हमारी कौन सी इकोनॉमिक्स होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं इसकी क्या डेफिनेशन होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, इकोनॉमिक की एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, पूरी इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि पूरी कंट्री जो है, पूरी इकोनॉमी हमारी है, उसकी नेशनल इनकम कितनी है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल कंजप्शन कितना है, टोटल आउटपुट कितना है। मतलब ऐसी यूनिट जिसका संबंध किससे है, पूरी इकोनॉमी से। ठीक है, एज ए एग्रीगेट हम कह सकते हैं। ठीक है, सारी जो एग्रीगेट यूनिट्स होती हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक तरह से इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जिसका संबंध किससे होता है, पूरी इकोनॉमी से होता है। किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। एक तरह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, ग्रुप की। ठीक है, ग्रुप का मतलब क्या हो गया, एज ए होल का मतलब क्या हो गया, जिसका संबंध पूरी इकोनॉमी से है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे देश की, हमारे कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, हमारी कंट्री में जो गुड्स हैं, सर्विसेज, उनका टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग की मिला के हम डिमांड कर रहे हैं, सारी गुड्स की डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी है,
टोटल आउटपुट कितना है, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। मतलब जो भी वेरिएबल हैं उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, हमारा जो रेफरेंस होता है वो एक तरह से किससे होता है, पूरी इकोनॉमी से होता है। तो कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, नेशनल इनकम की हो सकती हैं। ठीक है, नेशनल इनकम का मतलब हमारे पूरे कंट्री की इनकम कितनी है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, सभी की इनकम को मिला के हम क्या कहेंगे, एक तरह से जनरल नेशनल इनकम कहेंगे। ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारी कंट्री में, जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो सब मिलकर गुड्स जो हैं, सर्विसेज हैं, उनका कितना प्रोडक्शन कर रही हैं, वो एक तरह से एग्रीगेट सप्लाई होती हैं, या जिसको हम टोटल प्रोडक्शन कह सकते हैं, टोटल आउटपुट कह सकते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सभी के द्वारा सारे गुड्स की जो डिमांड की जा रही है उनको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिला है या नहीं मिला है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, पूरी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल कितना है, ये सारी जो चीजें होती है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर हो गया। फिर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता दूंगा। और देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है उसमें जनरली हम किसकी स्टडी करते हैं, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या जिसको हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम हो गया। अब देखिए माइक्रो के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई इंडिविजुअल यूनिट होती है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जिससे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। कि देखिए कोई एक व्यक्ति है जैसे ए, ठीक है, वो किसी एक यूनिवर्सिटी में जैसे जॉब करना चाह रहा है, यहाँ वहाँ पर वो जाके जॉब अगर वो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, किसी एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं का एक व्यक्ति है ए, यहाँ राम जो है वो क्या करता है, किसी यूनिवर्सिटी में जैसे जॉब करता है या जॉब ज्वाइन कर रहा है। तो ये एक तरह से क्या हो गया हमारा, ये किससे रिलेटेड होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। लेकिन अगर हम कहें कि पूरी इकोनॉमी में, पूरा इंडिया जो है, पूरी इकोनॉमी हमारी है, इसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कितने लोग एक तरह से अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया कि माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है, किसी सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। जैसे कि शुगर है, शुगर की प्राइस कितनी है, 40 रुपीज़ पर किलोग्राम है। तो ये जो स्टडी है, ठीक है, ये किसका पार्ट होगा, एक तरह से माइक्रो इकोनॉमी का, क्योंकि किसी सिंगल प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो में हम क्या करेंगे, जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सब की जो प्राइस है उनका हम एवरेज लेते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारी गुड्स होती हैं उनको लेकर फिर क्या करते हैं, हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते हैं। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो एक तरह से किससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि शुगर के जैसे प्राइस हैं, ठीक है, जैसे हमने लिया कि शुगर की प्राइस कितनी है, 40 रुपीज़ पर किलोग्राम में है। अब ये जो प्राइस इसमें जो चेंजेस हो रहा है, कभी महंगी भी हो जाती है, कभी सस्ती भी हो जाती है, तो ये भी किसका पार्ट होगा, माइक्रो का, ठीक है। लेकिन जब हम सारे गुड्स शुगर के साथ साथ में दूसरी जो गुड्स होती हैं उनकी प्राइस को अगर लेवें, ठीक है, जिसको इनका जो एवरेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। तो इस जनरल प्राइस लेवल में कितना चेंज हो रहा है वो किसका पार्ट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या हो गया, जो सारी गुड्स हैं उनका एवरेज कितना है वो जनरल प्राइस लेवल होता है। तो जनरल प्राइस लेवल एक तरह से किससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर हम प्राइस ले रहे हैं उसकी स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा।
इसी तरीके से जैसे कि एक फर्म है मारुति, वो क्या करती हैं, कार का प्रोडक्शन करती हैं, तो ये किसका पार्ट होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन अगर हम कहें कि पूरी इकोनॉमी में जितनी भी कार बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे, तो वो कितना टोटल प्रोडक्शन कर रही हैं, वो एक तरह से किसका पार्ट हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कितना है कारों का, सारी कारों का, किसी हम एक पर्टिकुलर फर्म की नहीं देख रहे हैं, उसमें टाटा की जो कार है वो भी आ गई, मारुति की आ गई, जितनी भी कार बनाने वाली फर्म्स हैं उन सब ने एक साल में कितना प्रोडक्शन किया है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, तो ये किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरीके से जैसे कार की अगर हम बात कर रहे हैं कि कार की डिमांड कितनी है किसी इकोनॉमी में, ठीक है, किसी इकोनॉमी में एक हमने प्रोडक्ट ले लिया है, गुड्स ले लिया, कौन सी कार, कार की डिमांड कितनी है, ये किसका पार्ट होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन टोटल जितने भी गुड्स होती हैं उन सब की जो डिमांड होती है जिसको हम कहते हैं टोटल डिमांड या एग्रीगेट डिमांड, तो वो किसका पार्ट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसी तरीके से एक फर्म है वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हैं, या दूसरे कंट्री को, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को वो कुछ जो गुड्स हैं उसको वो सेल करती, बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि एक फर्म जो है इंडिविजुअल वो कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। लेकिन मैक्रो में क्या पढ़ेंगे हम कि पूरा इंडिया जो है उसका एक्सपोर्ट कितना है, उसने कितने गुड्स का एक्सपोर्ट किया है और कितने गुड्स का इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसका जन्म कैसे हुआ, इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं, या इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए जो 1929 से 33 का जो टाइम पीरियड है उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, ग्रेट डिप्रेशन। और 1929 से पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक्स जो है उसका जन्म कब से माना जाता है, 1776 से। और 1776 में एडम स्मिथ की एक बुक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, उस बुक से मतलब जो एडम स्मिथ उनको एक तरह से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और ठीक है, इकोनॉमिक्स जो हमारी कब आई थी, 1776 से। तो 1776 से लेकर 1929 तक का जो टाइम पीरियड है उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का टाइम पीरियड कह सकते हैं। या क्लासिकल का भी आ जाता है कुछ, उसको नियो क्लासिकल का भी ले लेते हैं, जैसे 1776 से लेकर 1819 तक का जो टाइम पीरियड है 90 तक का, वो एक तरह से क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का है। और फिर 1890 से लेकर 1929 का जो टाइम पीरियड है वो एक तरह से नियो क्लासिकल में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, लेकिन आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप तो केवल यही ध्यान रखिए कि 1929 से पहले का जो टाइम पीरियड है वो एक तरह से क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का है। और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो क्या मानते थे, तीन बातें याद रखनी आपको, कि जो इकोनॉमी है उसमें एक तरह से क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उनको आसानी से काम मिल जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन होती है वो इकोनॉमी में नहीं होती है। दूसरा, इकोनॉमी में कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होता, हमेशा डिमांड और सप्लाई क्या होती हैं, इक्वल होती है। जितना प्रोडक्शन किया जाता है उतनी ही उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है। जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन कितना किया गया, 100 यूनिट, तो डिमांड भी कितनी होगी, 100 यूनिट। इसका मतलब इकोनॉमी जो होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है, डिमांड और सप्लाई क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये जो इकोनॉमी है वो कैसी होती है, एक तरह से फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी तरीके से कोई इंटरफेयर नहीं करती हैं। जो आर्थिक क्रियाएं होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल एक तरह से नहीं होता है। तो ये कौन मानते थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। लेकिन 1929 में पूरे वर्ल्ड में जब डिप्रेशन की कंडीशन आ गई थी, जिसको इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन, तो इस वजह से क्या हुआ था कि जो क्लासिकल विचारधारा थी, जो क्लासिकल अप्रोच थी, वो एक तरह से क्या हो गई थी, गलत साबित हो गई थी। क्यों, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जब रिसेशन आया था, डिप्रेशन, तो मंदी की स्थिति में क्या हुआ था कि बेरोजगारी फैल गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि क्लासिकल क्या मानते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट होता था। जो अमेरिका है, यूरोप है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था इस डिप्रेशन का। और उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो कितनी थी, 3%। ठीक है, जो 3% से बढ़कर कितनी हो गई थी, 25%। ठीक है, जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो क्या हो गई है, 25% तक हो गई थी।
साथ ही साथ ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि क्लासिकल तो मानते थे कि डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, लेकिन जब ये डिप्रेशन की कंडीशन आई थी तो ओवर प्रोडक्शन में मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन उसकी डिमांड नहीं थी, मतलब ओवर प्रोडक्शन की एक तरह से प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए इस जो प्रॉब्लम थी ये, तो इन प्रॉब्लम का क्लासिकल इकोनॉमिक्स कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए, ओवर प्रोडक्शन है ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे कम किया जाए। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने इस बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं दे सके थे। इसीलिए 1936 में किन्स की एक बुक आई थी, जे एम किन्स, ठीक है, उनकी बुक का क्या नाम था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में उन्होंने उस समय की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए अपने सजेशन दिए थे, और उन्होंने क्या बताया कि ये जो प्रॉब्लम है इनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इनको एक तरह से ज्यादा जोर दिया था। क्लियर हो गया। तो जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो एक तरह से किसको कहा जाता है, जे एम किन्स को। इनकी बुक कब पब्लिश हुई थी, 1936 में। बुक का क्या नाम था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में उन्होंने एक तरह से ऐसा बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ओवर प्रोडक्शन है, उसको दूर करने के लिए एक तरह से क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करना चाहिए। जब गवर्नमेंट आके इन्वेस्टमेंट करेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उनको भी एक तरह से क्या होगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा, और जिससे क्या होगा, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जन्म एक तरह से कब हुआ, कब माना जाता है, 1936 है। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक तरह से किसको कहते हैं, जे एम किन्स को। एक चीज एक और है कि ये जो माइक्रो और मैक्रो वर्ड है इसका यूज किसने किया था, ये जो वर्ड इनका यूज सबसे पहले किसने किया था, 1933 में। किसने किया था, रेगनर फ्रिश ने, ठीक है, रेगनर फ्रिश ने मैक्रो और माइक्रो वर्ड का यूज किया था सबसे पहले 1933 में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो आ जाता है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी या डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की। जो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी की हम बात करें, पूरी इकोनॉमी, तो पूरी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, या जिनको हम एक तरह से इकोनॉमिक एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाले कौन से होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जो किससे रिलेटेड हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से या डोमेस्टिक सेक्टर से। इकोनॉमिक एजेंट कौन हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, या बिजनेस फर्म हम जिनको कह सकते हैं। गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाली कौन है, गवर्नमेंट भी होती हैं। तो थर्ड हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, और फोर्थ हमारा क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी की जब हम बात करें तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसी इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट सेक्टर कौन सा है, हाउस होल्ड सेक्टर या डोमेस्टिक सेक्टर। ठीक है, डोमेस्टिक सेक्टर मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एक तरह से क्या है, जो गुड्स और सर्विसेज का अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो एक तरह से क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उनका ओनर होता है। मतलब इनके पास में लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती हैं। तो ये होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। इसी तरीके से इकोनॉमी का दूसरा सेक्टर कौन सा होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, या बिजनेस फर्म कहते हैं, जो क्या करते हैं, इस डोमेस्टिक सेक्टर से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको परचेज करते हैं और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एक तरह से भाग लेते हैं। और साथ ही साथ जीडीपी में भी एक तरह से ये अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि देखिए जब हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे तो जीडीपी में क्या होगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है कंजप्शन, वो भी हम इंक्लूड करते हैं। जो प्रोड्यूसर फर्म होती है उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल होता है, ठीक है जी, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। और जो एक्सटर्नल सेक्टर हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस एक्स माइनस एम, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। इन सब के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा नेशनल इनकम वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा उसमें ये सारा और डिटेल में आ जाएगा, अभी हमको केवल शॉर्ट में देखना है। फिर तीसरा हमारा है गवर्नमेंट सेक्टर। कि गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो भी एक तरह से क्या करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम एक तरह से नई नई पॉलिसी लाती रहती हैं।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, टैक्स लगाती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक तरह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी रेट को एक तरह से बढ़ाना, और साथ ही साथ जो फ्लक्चुएशन आते हैं उनको एक तरह से रोकना, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये जो कंडीशन आती हैं इससे इकोनॉमी के जो डेवलपमेंट की रेट है, ग्रोथ की रेट है, वो एक तरह से क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और फोर्थ सेक्टर कौन सा होता है, एक्सटर्नल सेक्टर होता है। एक्सटर्नल सेक्टर क्या हो गया, जो गुड्स और सर्विसेज है उनका एक्सपोर्ट भी करता है, दूसरे देशों से मंगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट के कंपैरिजन में, तो इनका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से किसी भी इकोनॉमी अगर हम देखें तो चार सेक्टर होते हैं, कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर होता है या डोमेस्टिक सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर या बिजनेस फर्म होती हैं, तीसरा हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और चौथा होता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर कह सकते हैं या एक्सटर्नल सेक्टर हम कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका क्या स्कोप है या उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो जैसा कि देखिए हम जानते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो किस तरीके से हो रहा है, किसी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो क्या है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम है, तो इंडिया की जीडीपी कितनी है, अमेरिका की जीडीपी कितनी है, और इसी बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम हो गया, फिर उसके बाद में थ्योरी ऑफ मनी है, तो किसी भी कंट्री में जो मनी है उसकी सप्लाई को कम ज़्यादा करना, नई करेंसी को इश्यू करने का जो काम है वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होता है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और आगे भी हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो 12th का कोर्स है उसमें हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ मनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि दो दो कंट्री होती हैं, दो या दो से ज़्यादा कंट्री होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करती है, दूसरे कंट्री के साथ में वो ट्रेड करती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्यों किया जाता है, उसकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं, वो भी एक तरह से किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। और इंटरनेशनल ट्रेड होता है जिसका एक तरह से जीडीपी में भी योगदान होता है। फिर उसके बाद में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट जो होता है, रोजगार का स्तर है, वो कैसे डिटरमिन होता है, उसके बारे में भी हम इस जो 12th का कोर्स हमारा उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ इनकम एंड आउटपुट के बारे में। फिर थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल में जिसमें इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये सारी एक तरह तो थ्योरीज हो गई, ठीक है, क्योंकि देखिए स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट मैटर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज हैं, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज हैं। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो एक तरह से क्या हो, स्थिर गति से जैसे बढ़ता रहे, तेजी से एक तरह से बढ़ता रहे, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम नई नई पॉलिसी लाती हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है जनरली वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट का टैक्स है और गवर्नमेंट लोगों के लिए खर्चा करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों से रिलेटेड जो पॉलिसी हैं वो कौन सी होती हैं, फिस्कल पॉलिसी। और फिर एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि कोई भी जो उस कंट्री का जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे इंडिया में अगर हम देखिए सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या एक सेबी जो है, वो किस तरीके से मनी की सप्लाई को एक तरह से कंट्रोल करने का काम करते हैं। रिजर्व बैंक क्या करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट है, जैसे बैंक रेट, CRR, SLR, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका वो यूज़ करेगी। इन सब के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। बस आपको यहाँ पे तो केवल नाम याद रखने हैं कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी नेशनल इनकम से रिलेटेड हो सकती हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ मनी है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस। ये सब एक तरह से क्या है, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, इसलिए किसका पार्ट है,
मैक्रो इकोनॉमी का। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी होती हैं, गवर्नमेंट इन पॉलिसी का जो यूज़ करती है वो पूरी इकोनॉमी के लिए करती है, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है किसी पर्टिकुलर फर्म के ऊपर नहीं पड़ता, किसके ऊपर पड़ता है, सारी फर्मों के ऊपर, जितने भी लोग होते हैं सारे कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कहते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों इसी के पार्ट हैं। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक जो उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, की कोई भी इकोनॉमी है वो किस तरीके से कार्य कर रही है, ये अगर हमको जानना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मैक्रो इकोनॉमी की। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, ना कि इकोनॉमी के किसी एक पार्ट के बारे में। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती हैं, उन पॉलिसी को बनाने के लिए भी क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी का यूज होता है। कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कंट्री में जैसे डिप्रेशन, रिसेशन, मंदी की स्थिति आ गई है, तो मंदी की जो स्थिति आ गई है, रिसेशन आ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सरकार अपना खर्चा क्या कर देगी, कम कर देगी, टैक्स रेट को बढ़ा देगी। तो जो फिस्कल पॉलिसी है, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैंक रेट है उसको कम करना पड़ेगा। CRR, SLR, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका यूज करना मतलब उनको बढ़ाना है, कम करना है। तो ये सब किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है हमारा। फिर स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है, कितने लोग जैसे बेरोजगार है, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला है, रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, नई नई क्या अपॉर्चुनिटी लाई जा सकती हैं। तो इन सब के बारे में सोचने के लिए एक तरह से क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास में डेटा होना चाहिए पूरी इकोनॉमी के बारे में, कि कितने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला है। जब इनके बारे में उसके पास में, गवर्नमेंट के पास में डेटा अवेलेबल होंगे, तब भी क्या हो सकता है, उसको दूर करने के लिए पॉलिसी बन सकती है। फिर टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को अगर हमको काउंट करना है तो नेशनल इनकम का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, पूरी इकोनॉमी से होता है। क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब पूरी कंट्री की इनकम कितनी है, तो पूरी कंट्री की इनकम को मालूम करने के लिए हमको पूरी जो इकोनॉमी उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जो किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। फिर इसी तरीके से हमारे कंट्री जो है वो ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, GDP का लेवल कितना है, GDP का जो लेवल है वो 2018 में कितना था, 2019 में कितना था, 2010 में कितना था, 2011 में कितना था। ये जो डिफरेंट ईयर के डेटा हैं, इन्हीं का यूज करके गवर्नमेंट एक तरह से क्या करेगी, आगे के लिए, नियर फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनाएगी। तो इसके लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होना जरूरी होता है। और फिर स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है, बिजनेस साइकिल में क्या होता है, पूरी इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फ्लक्चुएशन, जैसे कि कभी रिसेशन हो गया, कभी इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई है, तो ये जो फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, इन फ्लक्चुएशन के बारे में अगर गवर्नमेंट को पता होगा, पूरी इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होगा, तो इनको दूर करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी बनाएगी। तो स्टेबिलिटी कब रह सकती है, जब गवर्नमेंट को पूरी इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये सारा एक तरह से क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है। अब देखिए माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या डिफरेंस है, उनको हम शॉर्ट में एक बार और देख लेते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा पहले। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक जो, उसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, कोई एक फर्म हो गई, एक इंडस्ट्री हो गई। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक होती है उसमें हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज ए होल कह सकते हैं या एग्रीगेट कह सकते हैं। अब स्कोप की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसकी स्टडी करेंगे, किसी इंडिविजुअल फर्म की। इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्शन कितना है, आउटपुट कितना है। जबकि मैक्रो इकोनॉमी हम क्या पढ़ेंगे, टोटल आउटपुट कितना है, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, जनरल प्राइस लेवल कितना है। टूल्स की अगर हम बात करें, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका मेन टूल क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे किसी फर्म के द्वारा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। देखिए एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, सारे गुड्स की डिमांड, सारे गुड्स की सप्लाई। लेकिन इसमें किसका आता है, माइक्रो में किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। इसी तरीके से अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमी जो होती है वो एक तरह से पूरी इकोनॉमी का एक छोटा पार्ट होता है, इसलिए किससे रिलेटेड है, पार्शियल इक्विलिब्रियम से होता है।
जबकि मैक्रो में हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी की लेते हैं, सारे यूनिट्स को हम इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जनरल का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम सारे यूनिट्स को लेते हैं वो जनरल इक्विलिब्रियम होता है, और जिसमें हम कुछ को लेते हैं वो क्या होता है, पार्शियल होता है। तो माइक्रो क्या है, हमारी पार्शियल इक्विलिब्रियम है, जबकि मैक्रो जो है वो किससे रिलेटेड है, जनरल इक्विलिब्रियम से। इसी तरीके से हम सेंट्रल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन। कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कितनी होगी, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसकी प्राइस कितनी होगी, तो इनकी प्राइस कैसे डिटर्मिन होती हैं उसके बारे में हम स्टडी किसमें करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और साथ ही साथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि किसी कंट्री के पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन किस तरीके से हो। जैसे रिसोर्सेज है उनका यूज कहाँ पे किया जाएगा, जनरली जैसे एक तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए या फिर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। तो कोई भी इकोनॉमी होती है उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि उनके पास में जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करने में कितने लगाने हैं और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने में कितने लगाने हैं, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो रिसोर्सेज को इनके प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा, तो फिर कैपिटल जो गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन उनको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है, उनका एलोकेशन किस तरीके से हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसा आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। जबकि मैक्रो की अगर हम बात करें तो मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी का जो इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, उसका लेवल कितना है, एम्प्लॉयमेंट जो हो उसका डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। और फिर अदर नेम की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमी हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी प्राइस कैसे डिटरमिन होती हैं, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी भी कह सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमी हम क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। प्राइस थ्योरी किसको कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेसन जो है कंप्लीट हो चुका है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसकी एक तरह से क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो नेक्स्ट हमारा यूनिट आ जाएगा नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसकी कौन कौन सी डिफरेंट मेथड्स हैं, 3 मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे।